नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे कारखाने की जो स्टील या कारें नहीं बनाता बल्कि भारत का भविष्य बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसकी मानव पूंजी की। चलिए समझते हैं इसे और गहराई से। सोचिए जरा इस बात के बारे में। असल में किसी भी देश की जो असली ताकत होती है ना, वो उसकी ऊंची ऊंची इमारतों या बड़ी बड़ी मशीनों में नहीं होती। वो होती है उसके लोगों में, उनके हुनर में, उनकी सेहत और उनके ज्ञान में। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि भारत अपने लोगों को, अपने नागरिकों को एक शक्तिशाली संपत्ति के रूप में कैसे तैयार कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर किसी देश का सबसे बड़ा खजाना होता क्या है। वो सोना, चांदी या तेल नहीं, बल्कि उस देश के अपने लोग होते हैं। और ये बात कोई आज की नहीं है। महान अर्थशास्त्री एल्फ्रेड मार्शल ने तो ये बहुत पहले ही समझ लिया था। उनका कहना था कि शिक्षा पर किया गया खर्च सिर्फ खर्च नहीं है, बल्कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लोगों के अंदर छिपे टैलेंट को बाहर लाता है, उन लोगों को मौका देता है जो शायद गुमनामी में खो जाते, और उन्हें देश की तरक्की में हिस्सेदार बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर लोग ही असली दौलत हैं, तो ये दौलत बनती कैसे है? मतलब इसका ब्लूप्रिंट क्या है? इसे बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है? अच्छा, तो ये जो शब्द हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल, ये आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये किसी भी इंसान के स्किल्स, उसकी नॉलेज और उसकी हेल्थ का टोटल जोड़ है। वो दौलत जो हमारे दिमाग और शरीर में है। और जैसे कोई कंपनी फैक्ट्री में पैसा लगाती है ना, ठीक वैसे ही एक देश अपने लोगों में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये पूंजी बनती कैसे है? इसके 5 मेन सोर्स हैं। पहला और सबसे ऑब्वियस है शिक्षा में निवेश। इससे हमें ज्ञान और स्किल्स मिलते हैं। फिर आता है हेल्थ में निवेश, क्योंकि सीधी सी बात है, एक हेल्दी इंसान ही तो प्रोडक्टिव हो सकता है ना? तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो हमारे स्किल्स को और चमकाता है। चौथा, बेहतर मौकों के लिए माइग्रेशन। और आखिर में मार्केट की सही जानकारी होना, ताकि लोग सही फैसले ले सकें। तो चलिए एक फैक्ट्री और एक इंजीनियर की तुलना करते हैं। फर्क क्या है दोनों में? देखिए, एक फैक्ट्री को तो बेचा जा सकता है, लेकिन एक इंजीनियर को नहीं। आप सिर्फ उसकी सर्विसेज को हायर कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये कि एक फैक्ट्री का फायदा तो सिर्फ उसके मालिक को होता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा स्वस्थ इंसान वो सिर्फ खुद नहीं कमाता, बल्कि अपनी नॉलेज से पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ाता है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ह्यूमन कैपिटल बनती कैसे है, लेकिन इसका फाइनल आउटपुट क्या है, नतीजा क्या निकलता है? और यहीं पे दो अलग अलग नजरियों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यहां एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। एक नजरिया है मानव पूंजी का। यह नजरिया लोगों को, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का एक साधन या टूल मानता है। मतलब पढ़ाई लिखाई और सेहत पर खर्च तभी जायज है जब उससे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े। लेकिन जो दूसरा नजरिया है मानव विकास का, वो कहता है कि नहीं, अच्छी शिक्षा और अच्छी सेहत अपने आप में एक लक्ष्य है। ये हर इंसान का बुनियादी हक है, चाहे वो इकोनॉमी में सीधे तौर पर कुछ योगदान दे पाए या ना दे पाए। चलिए अब जरा भारत के इस ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करते हैं। देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में हमारा रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये भारत की तरक्की की एक कमाल की कहानी बताती है। 1951 से लेकर आज तक हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया है, खासकर जब बात कमाई और लिटरेसी की आती है। आइए जरा इन नंबर्स को और करीब से देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। 1951 में इंडिया में एक इंसान की औसत असल कमाई थी सिर्फ 7,500 रुपए, और 2018-21 तक ये बढ़कर 94,000 रुपए से भी ज्यादा हो गई। सोचिए कितना जबरदस्त उछाल है ये, और इसका सीधा कनेक्शन है हमारे बेहतर और ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स से। और ये ग्रोथ आई कहां से? इसका एक बहुत बड़ा कारण है लिटरेसी यानी साक्षरता। 1951 में सोचिए, भारत की सिर्फ 16.7% आबादी पढ़ी लिखी थी, और 2018-21 आते आते ये आंकड़ा 78% पर पहुंच गया। ह्यूमन कैपिटल बनाने की दिशा में ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी साधी भी नहीं है। इन शानदार आंकड़ों के बावजूद हमारी इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन में एक बड़ी गड़बड़ नजर आती है। और ये चार्ट उसी गड़बड़ को दिखाता है। 2011-12 का डेटा देखिए। जिन युवाओं के पास सिर्फ प्राइमरी लेवल की पढ़ाई थी, उनमें बेरोजगारी कम थी। लेकिन, और ये बहुत हैरानी की बात है, शहरी ग्रेजुएट लड़कों में ये 16% थी, और गांव की ग्रेजुएट लड़कियों में तो ये करीब 30% तक थी। मतलब साफ है,
ज़्यादा पढ़ाई का मतलब हमेशा नौकरी की गारंटी नहीं है। और ये शायद हमारी एजुकेशन की क्वालिटी और मार्केट में मौजूद नौकरियों के बीच एक बहुत बड़े गैप की तरफ इशारा करता है। तो इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम इस फैक्ट्री में यानी अपने लोगों पर काफी पैसा लगा रहे हैं या शायद सही जगह पर नहीं लगा रहे हैं? देखिए, 1964 से मतलब दशकों से हमारे एजुकेशन कमीशन ये सिफारिश कर रहे हैं कि भारत को अपनी जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। लेकिन आज भी हम सिर्फ 4% के आसपास ही खर्च कर रहे हैं। और ये जो 2% का गैप है ना, यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी और उसकी पहुंच में एक बहुत बड़ी कमी पैदा कर रहा है। तो अब आगे का क्या? भविष्य को देखते हुए भारत को अपनी इस ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री को रीटूल करने के लिए यानी नए सिरे से तैयार करने के लिए क्या करना होगा? भारत की जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो इस चैलेंज को मानती है। पॉलिसी साफ साफ कहती है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और एआई जैसी टेक्नोलॉजीज नौकरियों की पूरी दुनिया को ही बदल रही हैं और हमें इसके लिए तैयार होना ही होगा। तो भविष्य का ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, ये एकदम साफ है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी और डेटा की भाषा समझते हों। हमें ऐसे साइंटिस्ट चाहिए जो क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस से निपट सकें। और शायद सबसे ज़रूरी, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास ह्यूमन स्किल्स हों, जो क्रिएटिव हों और अलग अलग फील्ड्स को जोड़कर सोच सकें। आप देखिए, भारत के पास नंबर्स की तो कोई कमी है ही नहीं। हमारे पास दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स हैं। लेकिन असली चैलेंज अब क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का है। मतलब हमें ये पक्का करना होगा कि हमारे ग्रेजुएट्स के पास वो स्किल्स हों जिनकी आने वाले कल में सच में ज़रूरत पड़ने वाली है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एआई और ऑटोमेशन के इस दौर में क्या भारत का ये मानव पूंजी का कारखाना आने वाले कल की नौकरियों के लिए लोग तैयार कर रहा है या फिर बीते हुए कल की नौकरियों के लिए? इस पर सोचना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।